दोस्तों, अजित पवार की मौत के चौथे दिन ही शरद पवार ने बहू का साथ छोड़ दिया है। सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण समारोह में वो नहीं पहुंचते हैं। आखिर शरद पवार ने ऐसा क्यों किया है और साथ ही साथ वो क्या कुछ कह रहे हैं, सब समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण होता है, वो डिप्टी सीएम बन गई हैं, लेकिन शरद पवार नहीं पहुंचे। देखिए, ये बहुत दुखद है। ये बहुत दुखद इसलिए है कि वो अजीत पवार जिन्होंने राजनीति का ककहरा शरद पवार से सीखा, वो शरद पवार जो अजीत पवार के निधन पर इतने भावुक थे, अजीत पवार के निधन के चौथे दिन ही शरद पवार अपने भतीजे के पूरे परिवार को भूल गए। ये एक मौका ऐसा था, एक तो मैं इसे ये नहीं कहूँगा कि ये कोई बहुत बड़ा जश्न का मौका था। ये सुनेत्रा पवार के लिए एक जिम्मेदारी का मौका है, सुनेत्रा पवार के लिए चुनौतियों का मौका था। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मौके पर शरद पवार को, इस मौके पर सुनेत्रा पवार की ननद सुप्रिया सूले को, उन लोगों को कम से कम सुनेत्रा पवार के साथ खड़े होना चाहिए था, इस शपथ ग्रहण समारोह में जाना चाहिए था, लेकिन वो लोग नहीं गए। आपने ये भी देखा कि सुनेत्रा पवार और अजीत पवार के बेटे शरद पवार को मनाने के लिए उनके घर भी पहुंचे, उनसे बातचीत करने पहुंचे, लेकिन शरद पवार एक ही बात पर अड़े थे कि अजीत पवार ने यह तय किया था कि पार्टी का विलय होगा और इसलिए पार्टी का विलय हो जाना चाहिए। शरद पवार अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सिद्ध करना चाह रहे थे। उनको ये लग रहा था कि अगर वो भी एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे तो उनकी बेटी सुप्रिया सूले का राजनीतिक कद बड़ा हो सकता है। उनको लग रहा था रोहित पवार का कद बड़ा हो सकता है, जो उनके पोते हैं और अजीत पवार के चचेरे भतीजे भी हैं। देखिए, जब अजीत पवार का निधन हुआ उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि ठाकरे परिवार में सारी दूरियां, माफ कीजिएगा, पवार परिवार में सारी दूरियां मिट गई हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन जैसे ही सुनेत्रा पवार शपथ ग्रहण करती हैं, डिप्टी सीएम बनती हैं, तो शरद पवार उस शपथ ग्रहण में नहीं जाते हैं। ये दिखाता है कि शरद पवार असल में क्या चाहते थे। वो ये चाहते थे कि एनसीपी का विलय हो जाए। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर एनसीपी का विलय हो जाता, अगर अजीत पवार की एनसीपी शरद पवार की एनसीपी में विलय कर लेती, तो पार्टी का अध्यक्ष कौन होता। ये सवाल आपके दिमाग में जब घूमेगा तो आपको लगेगा कि पार्टी का अध्यक्ष, अगर अजीत पवार जीवित होते तो अजीत पवार अध्यक्ष बनते, नो डाउट वो अध्यक्ष बनते। लेकिन अब क्योंकि अजीत पवार जीवित नहीं थे, तो क्या शरद पवार अजीत पवार के बेटों को जिम्मेदारी सौंप देते? कतई नहीं। फिर ये झगड़ा रोहित पवार तक जाता, योगेंद्र पवार तक जाता। और सुप्रिया सूले जो 4 बार की सांसद हैं, जो एनसीपी शरद गुट की बड़ी नेता है, क्या वो अध्यक्ष न बनना चाहती? दूसरा पेच ये था कि अगर सुनेत्रा पवार राज्यसभा छोड़ती तो यहां डिप्टी सीएम कौन बनता, और अगर डिप्टी सीएम बनती तो राज्यसभा की सीट कहां जाती। यानी सुनेत्रा पवार के सामने कई चुनौतियां थी। और ऐसी बात नहीं है, शरद पवार के पास 10 विधायक हैं, सुनेत्रा पवार के पास 40 विधायक हैं। तो संख्या में सुनेत्रा पवार बड़ी हैं, उनकी ताकत ज़्यादा बड़ी है। तो सुनेत्रा पवार को उन 40 विधायकों की भावनाओं का भी सम्मान करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, अगर इन दोनों पार्टियों का विलय हो जाता तो अजीत पवार के जो नेता, जो विधायक अभी मंत्री हैं, बीजेपी उनके पर कतरती कि भाई अब तो एनसीपी बड़ी हो गई है, अब तो हम नए सिरे से मंत्री पद बांटेंगे। तो शरद पवार अपने विधायकों को मंत्री बनवाते, तो सुनेत्रा पवार अपनी पार्टी की टूट को कैसे रोक पाती। और फिर वो नेता जो अजीत पवार की पार्टी के बड़े नेता थे, चाहे वो छगन भुजबल हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो सुनील तटकरे हो, चाहे वो धनंजय मुंडे हो, जितने भी नेता हैं उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। वो चाहते हैं कि पार्टी में हमारी जिम्मेदारियां बढ़ें। उन सभी ने मिलकर सुनेत्रा पवार को अपना नेता चुना है, अपना मुख्य डिप्टी सीएम बनाया है। अब नियम के तहत 6 महीने के भीतर सुनेत्रा पवार को विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना पड़ेगा या विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि वो बारामती से उपचुनाव लड़ेंगी, जहां से अजीत पवार विधायक थे। वो वहां से उपचुनाव लड़ेंगी और उसके बाद अपना डिप्टी सीएम का कार्यकाल चलाएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा मौका, जहां सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन रही थी, जहां यह जरूरत थी कि आज पूरा परिवार एकजुट होकर के मैसेज देता, एक तस्वीर बनती, तो शरद पवार ने यह दिखा दिया कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कुछ और थी। वो ये नहीं चाहते थे कि सुनेत्रा डिप्टी सीएम बने, क्योंकि आपको याद होगा हमारी और आपकी चर्चा हुई थी कि जब यह खबर आई कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनेंगी, तो शरद पवार का स्टेटमेंट था कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। जबकि सवेरे से सुर्खियां हैं, हेडलाइन है, हर जगह खबर चल रही है, उनको पता ही नहीं है। अब उनसे पूछा जा रहा है तो उनका कहना है कि एनसीपी का आगे क्या होगा ये एनसीपी खुद तय कर लेगी, यानी अजीत पवार की पार्टी अब खुद तय कर लेगी। तो देखिए, अजीत पवार ने जो मीटिंग की, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, जाहिर सी बात है, हो सकता है कि उसमें अजीत पवार ने कुछ तय किया हो, जो बार बार कहा जा रहा है 8 फरवरी को लेकर, 12 फरवरी को लेकर। लेकिन आज अजीत पवार जीवित नहीं है। राजनीति में हमेशा आज की स्थिति मायने रखती है, राजनीति में हमेशा नंबर मायने रखता है, राजनीति में कभी भी भावनाएं मैटर नहीं करती हैं।
आज सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनी है और मैं जिस समय वो शपथ ग्रहण शपथ ले रही थी, वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। उनके चेहरे पर कोई खुशी, कोई प्रसन्नता, कोई इस बात का जश्न कि मैं डिप्टी सीएम बन गई हूं, मैं महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम बन गई हूं, ऐसा कोई उल्लास उनके चेहरे पर नहीं था। सोशल मीडिया पर जो लोग तमाम तरीके की बातें लिख रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन कोई उल्लास सुनेत्रा के चेहरे पर नहीं था। और आप भी जानती हैं, हमारे और आपके घर में कोई भी परिस्थिति हो, हम जब परेशान होते हैं तो अपने घर के अभिभावकों को तलाश करते हैं, हम अपने बड़े बुजुर्गों को तलाश करते हैं कि उनके हाथ हमारे कंधे पर हों, हम अकेला महसूस करें तो हमारे साथ हों। लेकिन ये आप देखिए कि आज एक बहू अकेला महसूस कर रही थी, उसका पति उसके साथ नहीं था, वो शपथ ग्रहण ले रही थी। ऐसे में वो ये चाहती होगी कि परिवार के जो सबसे बड़े मुखिया हैं वो कम से कम साथ आते हैं, लेकिन शरद पवार ने वहां जाना तक जरूरी नहीं समझा। शरद पवार मैं मान सकता हूं कि नहीं जा सकते तो कम से कम सुप्रिया सुले को वहां पर पहुंचना चाहिए था। वो सुप्रिया सुले जो अजीत पवार के निधन पर सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी, सब कुछ कर रही थी, मैं ये कह सकता हूं कि एक जनप्रतिनिधि के नाते ही वो उस शपथ ग्रहण में चली जाती, सुनेत्रा को एक संबल देती, एक ताकत देती कि हम तुम्हारे साथ खड़े। लेकिन नहीं, यही राजनीति है जो आप 4 दिन से सब इमोशनल चीजें देख रही थी। असल तस्वीर ये है कि सारी लड़ाई कुर्सी की होती है। अगर सुनेत्रा पवार ये कह देती कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगी, हम पार्टी का विलय कर लेंगे, तो शरद पवार उसमें खुश हो जाते और जाहिर सी बात है कि फिर शरद पवार एनडीए का हिस्सा बनते, अपनी बेटी को मंत्री बनवाते और सब कुछ अपने पक्ष में करने की कोशिश करते। सुनेत्रा को क्या मिलता क्या ना मिलता, या ये भी हो सकता है, ये कहा जाता कि सुनेत्रा पवार सिर्फ राज्यसभा में रहे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर सुनेत्रा पवार पार्टी विलय कर लेती तो राजनीतिक हत्या हो जाती। उनके दोनों बेटे हैं, उनका राजनीतिक भविष्य है, वो राज्यसभा में है, उनको सब कुछ संभालना है। और मुझे ऐसा लगता है कि सुनेत्रा पवार जिम्मेदारी निभाएंगी, अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगी, क्योंकि एक टूटी हुई महिला है, दुख से टूटी हैं, दर्द से टूटी हैं और वो सब कुछ देख रही हैं। ऐसा नहीं है आप लोग कह रहे हैं सुनेत्रा पवार बहुत खामोश है, बिल्कुल खामोश है, बहुत खामोश है, वो सारी चीज़ों को देख रही हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार जो चाहते थे वो हो नहीं सका है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी कभी कभी अप्रासंगिक हो जाती है, कभी कभी महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी अस्थिर हो जाती है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आने वाले भविष्य में क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात का संकेत जो मुझे साफ तौर पर नजर आया है कि शरद पवार जो चाहते थे वो नहीं हो पाया और सुनेत्रा पवार को सरकार के साथ साथ अपनी पार्टी को भी बहुत संभालना पड़ेगा, क्योंकि हमले उनकी पार्टी पर भी खूब होंगे। बिल्कुल, यानी कि सुनेत्रा पवार ने जैसे ही डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है तो अब महाराष्ट्र की राजनीति नई करवटें लेते हुए भी दिखाई देगी। साथ ही साथ उनके ऊपर अब जिम्मेदारियां और ज्यादा हो गई हैं। डिप्टी सीएम का पद तो है ही और अब पार्टी की भी जिम्मेदारी संभालनी है। तो अब ये देखना होगा कि सुनेत्रा किस तरीके से पार्टी को संभालती हैं और शरद पवार का अगला कदम क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।